देखो हमारे विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म में हमारे 3 गुणधर्म क्लियर हो गए हैं। नहीं, कौन कौन से गुणधर्म क्लियर हो गए हमारे? एक तो हो गया हमारा हिमांक में अवनमन, एक क्वथनांक में उन्नयन और एक वासदाब में अवनमन। ये 3 गुण क्लियर हो गए ना? हो गए। हमारा चौथा कौन सा भैया? प्रासरण। प्रासरण दाब पढ़ने के लिए हमें पहले थोड़े से कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उससे जैसे है पूर्ण प्रागम्य झिल्ली, अर्धप्रागम्य झिल्ली और प्रागम्य झिल्ली। ये हमारी झिल्ली है, इन्हें पहले हमें थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि प्रासरण का जो टॉपिक टिका हुआ सारा इसके ऊपर ही टिका पड़ा है। तो सबसे पहले हम डाल लेंगे पूर्ण पारगम्य झिल्ली। हेडिंग डालो पूर्ण पारगम्य झिल्ली। लिखो पूर्ण पारगम्य, पूर्ण पारगम्य झिल्ली, पूर्ण पारगम्य झिल्ली। लिखो इसके बारे में। पूर्ण पारगम्य झिल्ली लिखो। इसमें से विलेय व विलायक के कण, इसमें से विलेय व विलायक के कण, इसमें से विलेय व विलायक के कण आसानी से निकल जाते हैं। इसमें से विलेय व विलायक के कण आसानी से निकल जाते हैं। इसके बाद में दूसरी झिल्ली भैया अपारगम्य झिल्ली। दूसरी झिल्ली लिखो अपारगम्य झिल्ली लिखो। इसमें से विलेय व विलायक के कण, विलेय व विलायक के कण बाहर नहीं निकल पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। यानी इसमें से विलेय और विलायक के कण बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब लिखो नंबर 3 करके लिख लिए अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली भैया इसे इंग्लिश में कहना है सेमी पर, इसे इंग्लिश में भी लिख लो सेमी पर मेम्ब्रेन यानी इसे कहेंगे SMP। सेमी पर मेम्ब्रेन, इसे इंग्लिश में कहना है और इसे भैया शॉर्ट भाषा में ऐसा कहना है SPM। इसमें लिखेंगे, इसमें लिखो। अब भैया ये तो खाली इसकी मैंने इंग्लिश में लिखा। ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल, ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण, ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण निकल पाते हैं, विलेय के नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है।
अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण निकल पाते हैं, विलेय के नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे इसमें भैया इस झिल्ली का उदाहरण लिख लो, अंडे की। अगर हम पूछने लगे कि इसके उदाहरण कैसे कैसे हो सके, तो एक तो इसमें जो फेमस है अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, और इसके साथ में लिख लेना एक अंगूर या किशमिश का आवरण, अंगूर या किशमिश का आवरण। एक और तीसरी लिख लो भैया इसमें, यानी याद रहेगी। कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली। पहले चारों लिखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छे से, एक चीज करके बताऊंगा। हमें पढ़ना प्रासरण। प्रासरण पढ़ने से पहले हमें प्रासरण ना, बस खाली इसकी प्रासरण से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रासरण में किस चीज़ का इस्तेमाल होगा। देखो सबसे पहले पूर्ण पारगम्य झिल्ली, ऐसी इसमें से क्या होगा, ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलेय में विलायक के दोनों के कण आसानी से निकल जाएंगे। कौन सी झिल्ली कहलाएगी हमारी? पूर्ण पारगम्य झिल्ली कहलाएगी। दूसरा अपारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली ना जिसमें से ना तो विलेय के कण निकले ना विलायक के कण निकलेंगे। तीसरी झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी, इसे इंग्लिश में बताया सेमी परमेम्बल मेम्ब्रेन। इसे जो मैं शॉर्ट भाषा में लिखूँ ना, इसे पूरी अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लिखे, मैं हर बार इसे SPM लिखूँगा। कोई दिक्कत भैया? मैं भी बता रहा हूँ, इसे हर बार मैं क्या लिखूँगा? SPM लिखूँगा। ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण ही निकल पाते हैं, विलेय के कण नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। यानी 3 झिल्ली हमें पढ़नी है। अब देखो इन तीनों झिल्लियों को कैसे पढ़ेंगे। पहला झिल्ली पूर्ण पारगम्य झिल्ली। पूर्ण पारगम्य झिल्ली का मतलब है, जैसे हमने एक बारी पहले हम अपना वो बना लें। क्या बना लें? हमारे पास खाली विलायक है, हम एक बारी इसका पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन बना लें। सॉल्यूशन का मतलब एक बारी इसका विलयन बना लें। मैंने इसमें नमक डाल रहा और मैंने क्या करा इसे, हाँ विलयन हमारा बन जाएगा। ठीक है, विलयन घुल कर तैयार हो गया। अब पहली वाली झिल्ली का उदाहरण देखना तुम। पहली वाली झिल्ली का उदाहरण कैसे है? पहला वाला वो करेंगे हम एक्सपेरिमेंट अपना, जो है ना हमारी पूर्ण पारगम्य झिल्ली। ये इस तरह से है, जैसे अगर मैं देखो, ये क्या हमारी चाय छन्नी सबके घर में होगी। ये क्या है हमारी? ये भैया पूर्ण पारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। कैसे पूर्ण पारगम्य झिल्ली का उदाहरण है? क्योंकि हमने विलय बना लिया, विलयन बना लिया, हमारे पास विलयन बनकर तैयार है। ठीक है, अगर मैं इसमें से इसे डालूंगा तो क्या होगा? इसमें से इसके कण आसानी से इसके आर पार निकल जाएंगे। हमने क्या लिखा है इसमें से विलय और विलायक के कण क्या हो जाए? आसानी से निकल जाते हैं। तो विलय और विलायक के कण निकल के नहीं निकल के, तो यू कौन सी झिल्ली कहलाएगी? पूर्ण पारगम्य झिल्ली कहलाएगी। जिस झिल्ली में से विलय और विलायक के दोनों के कण आसानी से निकल जाए, क्या क्या उसे पूर्ण पारगम्य झिल्ली कहलाती है। उसके बाद में अभी हमारे पास थोड़ा सा और अभी हमारा विलयन बचा हुआ है, दूसरा वाला भी करके देख लें। अब क्या है? अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है कि जिसमें से ना तो विलय के कण निकलेंगे ना विलायक के कण निकलेंगे। वे जिसमें से ना विलय के कण निकले ना विलायक के कण निकले। कैसे? जैसे हमारा भी विलयन हमारे पास बचा हुआ है, मैंने एक गिलास को काट के, यानी इसके ऊपर नीचे से गिलास कटा हुआ है, अब मैंने इसके ऊपर क्या लगा दी? पन्नी लगा दी। अब जैसे ही मैं इसमें से डालना शुरू करूंगा तो क्या हुआ? कुछ इसमें से निकल रहा बाबू, कुछ निकल रहा है इसमें से। तो यू किस पिन्नी हमारा किस चीज का उदाहरण होगी? अपारगम्य झिल्ली का। इसमें से ना तो विलय के कण निकलेंगे ना किसके कण निकलेंगे? विलायक के कण। किसी के भी कण नहीं निकल सकते। लेकिन भैया बात करते हैं हम तीसरी वाली झिल्ली की। कौन सी की? तीसरी वाली झिल्ली। तीसरी वाली झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण तो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन विलय के कण आसानी से नहीं निकलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अंडे की झिल्ली। अब मैं अंडे की झिल्ली तुम्हारे लिए ला नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे मिली नहीं अंडे की झिल्ली। अब उसे रखूँ भी तो कैसा करूँ? वो बार बार फट जावे, वो बहुत ही वैसी रहे है। तो बस ऐसे ध्यान रखें कि अंडे की झिल्ली कैसी झिल्ली बाबू हमारी? अर्धपारगम्य झिल्ली। इस झिल्ली में से केवल विलायक के कण ही निकल पाते हैं, विलय के कण नहीं निकल पाते। अंगूर या किशमिश का आवरण। अंगूर या किशमिश का आवरण है कि जैसे हम अंगूर लेंगे, अंगूर को अगर हम शुद्ध विलायक के अंदर डालेंगे ना, खाली विलायक के अंदर डालेंगे, तो अंगूर क्या होगा? उसमें से जो उसका वो है ना, जो अंगूर मोटा रह ना रहता,
जो उसके अंदर विलेय और विलायक दोनों उपस्थित रहे हुए हैं, तो उसमें से क्या होगा, से थोड़ी देर में निकल गए तो उसमें से जो विलेय निकल जाएगा बाहर और वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन अगर मैं किशमिश को डाल दूं उसमें पानी में तो क्या होगा, किशमिश थोड़ी देर में किशमिश क्या हो जाएगा हमारा, फूल जाएगा। आगे वो भाई यानी इसके प्रसारण वाले में अगला टॉपिक है समझाऊंगा सभी। तो अंगूर या किशमिश का आवरण किसका उदाहरण है भैया, अर्धपारगम्य झिल्ली का। तो हमने 3 उदाहरण पढ़े, पूर्ण पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली और अर्धपारगम्य झिल्ली। बोलो तो ना तीनों झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलेय और विलायक दोनों के कण निकल जाएंगे, कौन सी झिल्ली कहलाएगी हमारी, पूर्ण पारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण ही निकल सकते हैं, कौन सी झिल्ली कहलाएगी हमारी, अपारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ऐसी झिल्ली जिसमें से ना तो जिसमें से केवल विलायक के कण निकले, विलेय के कण नहीं निकल सकते, कौन सी झिल्ली कहलाएगी हमारी, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाएगी। उतार लिया। अब हेडिंग डाल लो प्रासरण। देखो, जब 2 अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को, जब 2 अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को, जब 2 अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को एसपीएम द्वारा, एसपीएम तो पता होगा क्या होगा भैया, क्या है बताओ, अर्धपारगम्य झिल्ली। एसपीएम द्वारा अलग अलग किया जाता है, जब 2 अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को एसपीएम द्वारा अलग किया जाता है तो विलायक के अणु तनु विलयन से, विलायक के अणु तनु विलयन से, तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तो विलायक तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, हाँ जाओ, सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। जब 2 अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को एसपीएम द्वारा अलग किया जाता है तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। यही घटना प्रासरण कहलाती है। यही घटना प्रासरण कहलाती है। यही घटना क्या कहलाती है भैया, प्रासरण कहलाती है। यह तब तक चलती रहती है जब तक दोनों का वाष्प दाब या सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। वाष्प दाब या सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। अब आ जाओ बोर्ड की तरफ, बिल्कुल अपनी कॉफ़ी को बंद करके इधर की तरफ देखो। मैंने लिया एक बीकर लिया, मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, हाइट नहीं बड़ा मान लो, क्योंकि अब इसमें हमें दोनों तरफ विलयन भरना है ना, एक तरफ इधर, दोनों तरफ विलयन भरेंगे। तो भैया हमने एक तरफ इसमें बीच में लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली, क्योंकि हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली मान लो। इसे क्या मैं लिख लूँ, मैं एसपीएम लिख लूँ भैया, ना लिख लूँ एसपीएम लिखने में कोई झिल्ली कोई दिक्कत, हाँ अर्धपारगम्य झिल्ली को तो एसपीएम बोले, मैंने बताया था उससे हम शॉर्ट भाषा में एसपीएम लिख सके। अब हमने क्या करा, देखो क्या लिखा, जब 2 अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को, 2 अलग सांद्रता वाले विलयन का मतलब है एक तरफ तो हमें लेना तनु विलयन, कैसा तनु
विलयन, और एक तरफ कैसा लेना हमें, सांद्र विलयन। एक तरफ मिलेगा सांद्र विलयन, तनु विलयन, और एक तरफ लेना हमें सांद्र। हाँ, अब तू मेरे से पिटेगा, क्यों पिटेगा? क्योंकि मैंने तनु विलयन और सांद्र विलयन सबसे पहले दूसरे दिन ही समझा देते मैंने। हाँ, पूछने की, हाँ कोई पूछिए ना तो सब कुट्टा पकड़ के। देखो अगर हमारा तनु विलयन होगा तो थोड़ा पतला होगा, नहीं होगा खुशबू बाबू? ये क्यों पतला होगा? क्योंकि तनु विलयन विलयन रहेगा जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो। अब भैया ये कैसा होगा हमारा, ये गाढ़ा होगा, क्योंकि इसमें विलय की मात्रा क्या हो हमारी, ज़्यादा होगा। ये क्या भैया हमारा, ये हमारा है सांद्र विलयन। सपोज करो जो इसका वाष्प दाब है P1 है, इसका वाष्प दाब क्या भैया हमारा, P2। हमने वाष्प दाब के बारे में आपसे पहले जानकारी करी थी थोड़ी सी, अब से 100-200 साल पहले हमने पढ़ा था कि वाष्प दाब क्या रहेगा। वाष्प दाब हमने बताया था मैंने कि वाष्प दाब तनु विलयन का ज़्यादा होगा, सांद्र विलयन का ज़्यादा होगा, तनु विलयन का वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो अभी फिलहाल अगर मैं तुमसे बात करूं, अभी कंडीशन क्या बनी है, अभी P1 का मान ज़्यादा होगा P2 से ना होगा भैया? अभी कंडीशन बननी है ना बननी? अगर हम इसके हिसाब से देखें, अब हमने लगा दी इसमें क्या, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी, नहीं SPM हमने लगा दी। पढ़ो, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को SPM द्वारा अलग किया जाता है। अलग का मतलब दो विलयन लिए मैंने, इनके बीच में क्या लगा दी SPM, अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या कर दिया मैंने, दोनों को अलग कर दिए। तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। सांद्र विलयन किधर है हमारा, तो भैया ये किधर की तरफ को चलने शुरू हो जाएंगे, तनु विलयन से सांद्र, सॉरी तनु विलयन से किसकी ओर जाएंगे भैया, गलत हो गया, यानी इधर की तरफ लगा लो। किसकी तरफ जाएंगे, सांद्र विलयन की ओर जाना शुरू करेंगे। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना शुरू करेंगे। क्यों जाना शुरू करें इधर की तरफ, क्योंकि इसका वाष्प दाब है ज़्यादा है, इसका वाष्प दाब है कम। तो भैया क्या होगा, इसमें विलायक ज़्यादा भरा होगा नहीं होगा, अगर ये तनु है तो इसमें विलायक ज़्यादा भरा होगा नहीं होगा, तो इधर जाके इसकी मात्रा को भी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब देखो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलने लगते हैं, नहीं तनु विलयन है, सांद्र विलयन की ओर क्या करने लगेंगे, और गति करने लगते हैं। यही घटना क्या कहलाती है, प्रासरण। कोई पूछने लगा कि प्रासरण क्या है, प्रासरण सीधी भाषा में बताना है कि जब भी तनु विलयन के जो कण रहेंगे वो सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, घटना क्या कहलाएगी हमारी, प्रासरण कहलाती है। देखो हाँ, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को, इसकी सांद्रता कुछ और है, इसकी सांद्रता कुछ और है, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को SPM द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो विलायक के अणु तनु विलयन से, तनु विलयन भैया ये वाला तनु विलयन है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। यही घटना क्या कहलाती है, प्रासरण कहलाती है। अब भैया घटना, यानी यह घटना प्रासरण तो कहला रही है, ये अणु इधर की ओर को गमन तो कर रहे, लेकिन ये गमन कब तक करेंगे, यहाँ तक, यानी इधर को कब तक चले जाएंगे, यानी यह तब तक चलती रहती है जब तक दोनों का वाष्प दाब या सांद्रता क्या हो जाए हमारी, बराबर। भाई एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों में बराबर विलय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जब इसके विलायक के कणु इधर आ जाएंगे इसमें, तो दोनों में बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे समझो तुम, तो मैंने 2 गिलास दिए है नहीं, हमारे पास क्या है, 2 गिलास है यार, अभी तो गिलास में पानी भी रखना पड़ेगा। सपोज करो इसमें हमारे पास क्या है, 2 गिलास है, और गिलास में हमने क्या भर रखा भैया, दोनों में हमारे पास पानी है, दोनों में क्या हमारे पास, पानी। अब एक में हमने क्या डाल दिया, एक में हमने थोड़ा सा वो डाल दिया, एक में हमने विलय डाल दिया। अब हमारा एक विलयन हो गया, नहीं हो गया। अगर मैं तुमसे बात करूं, मैंने दोनों को विलयन बना लिया, मैंने इसमें भी थोड़ा सा क्या डाला, विलय, इसमें भी थोड़ा सा विलय डाल दिया। अब दोनों हमारे विलयन है, लेकिन अगर बात करें ये वाला हमारा सांद्र विलयन होगा, नहीं होगा, ये कैसा विलयन होगा, तनु, क्योंकि मैंने इसमें विलय कितना मिलाया, मैंने इसमें विलय 4 चम्मच मिलाया, इसमें विलय कितना मिलाया मैंने, 1 चम्मच। तो अब मैं पूछूं कि भैया ये थोड़ा सा कम गाढ़ा, ये ज़्यादा गाढ़ा, तो अगर मैं थोड़ा सा जो कम ये ज़्यादा गाढ़ा होगा तो मैं इसमें थोड़ी सा डाल दूंगा, ऐसा डालता रहूँगा, ऐसा डालता रहूँगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चाहे इसमें विलय तो कम बचेगा, लेकिन क्या होगा, जो दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, बराबर, दोनों लिक्विड अवस्था में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, नहीं आएगा भाई, जैसे ही गाढ़ा था मैं इसमें बार बार थोड़ा थोड़ा डालता रहूँगा तो दोनों एक जैसी अवस्था आ जाएगी, नहीं जाएगी, एक जैसी सांद्रता दोनों की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। यही काम क्या करे, प्रासरण में किया जाता है। प्रासरण का मतलब है जब भी 2 अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को, 2 अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को SPM द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो विलायक के अणु
तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, और यह घटना प्रसरण कहलाती है। और भैया ये घटना कब तक होगी, यह घटना जब तक चलती रहती है जब तक दोनों का वासदाब क्या हो जाए, हमारा बराबर ना हो जाए। प्रसरण समझ में आ गया, प्रसरण क्या है, यानी घटना कब तक चलेगी समीर, जब तक हमारा P1 बराबर P2 के बराबर नहीं हो जाए। क्या चलती रहेगी घटना, जब तक चलती रहेगी नहीं चलती रहेगी, यही घटना क्या कहलावा हमारी, प्रसरण कहलाती है। कुछ पूछ रहे, अच्छा तू जा बे बेवकूफ, बार बार अगर तेरे सवाल हो गए तो तू जा, 2:30 बज गया तेरा, तू 3:30 बज गया, तू जा। अब तुम्हारा एक सवाल है कि भैया P का मान ऐसा क्यों खुला है। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि देखो ये जो चिन्ह लगाए जाने छोटे और बड़े की पहचान करने के लिए लगाए जाए, किसके, छोटा, छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है। तो ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे ऐसा करूं तो इनके बीच में ज़्यादा स्पेस है ना, है, तो इन दोनों मार्करों के बीच में ऐसा करके रखा ज़्यादा स्पेस है, तो यू क्या होगा, यू बड़ा होगा। और इधर की तरफ देखो तो इधर के बीच, इनके बीच में कितना थोड़ा स्पेस है नहीं है, तो ये कैसा होगा, छोटा। तो अगर मुझे निशान लगाना होगी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो अगर बड़े की तरफ को मैं हमेशा कैसा करूंगा, ऐसा करके देखो, ऐसा यू वाला रहेगा, और छोटे की तरफ को कैसा रहेगा, यू वाला। सेम टू सेम यू वाला मैंने यूज कर रखा। P1 का मान अभी ज्यादा था ना, इसकी वासदा, इसका वासदा भी ज्यादा था, इसकी सांद्रता भी इससे होती, तो P1 का मान मैंने कैसा कर रखा, ऐसे, और P2 को ऐसे क्यों कर रखा, नहीं हाँ, अब P1 और P2 जब बराबर हो जाएंगे तो क्या कर दूंगा, मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। आगे समझ में कुछ आएगा। प्रसरण तथा विसरण में अंतर, विसरण, मिश्रण ना, विसरण है, विसरण। हर पेपर में 7% में प्रसरण, और एक तरफ हम डाल लेंगे क्या, विसरण। हाँ बस इसे ध्यान रखना, विसरण का मतलब रहा है फैलना, किसी चीज का फैलना, किसी चीज का फैलना। विसरण ना, विसरण है, मिश्रण ना, विसरण है, विसरण, विसरण। नंबर 1 करके लिखेंगे, इसमें लिखो नंबर 1 करके। इसमें विलायक तनु, इसमें विलायक तनु से सांद्र की और गति करता है। यानी इसमें अभी हम पढ़ गए कि इसमें जो प्रसरण होगा इसमें तनु से सांद्र की ओर गति करा ना करता। इसमें अनु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर इसमें अनु तनु विलयन से, इसमें अनु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करता है। इसमें अर्ध पारगम्य, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। नंबर 2 इसमें लिखेंगे, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। लिख रही हुई मेरे साथ साथ। इसमें नंबर 3, इसमें विलायक के
अणु ही गति करते हैं। इसमें लिखेंगे नंबर 3 करके, इसमें विलेय विलायक के अणु गति करते हैं। ठीक है। नंबर 4, प्रसरण केवल द्रव में होता है। इसमें 4 करके लिखेंगे भैया। विसरण द्रव व गैस में होता है। नंबर 5 करके लिखेंगे, एक वो लिख लो। प्रसरण को रोक सकते हैं। प्रसरण को रोक सकते हैं, लेकिन भैया विसरण को क्या होगा? विसरण को नहीं रोक सकते। विसरण को नहीं रोक सकते हैं। ये 5 पॉइंट लिख लो जल्दी से। चलो अब पढ़ेंगे प्रसरण और विसरण। प्रसरण के पॉइंट ये रहे, विसरण के पॉइंट ये रहे। देखो प्रसरण, इसमें विलायक तनु से सांद्र विलयन की ओर क्या करता है? सांद्र से तनु से सांद्र की ओर क्या करता है? गति। हमने पढ़ा था अभी प्रसरण में कि हमारा तनु से सांद्र की ओर गति कर रहा था ना, कर रहा था खुशबू बाबू। दूसरा, इसमें अणु सांद्र विलयन से क्या, किसकी ओर गति करेगा? तनु विलयन की ओर। यानी क्या है ये? इसका बिल्कुल क्या है हमारा? उल्टा। बात करते हैं, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि अगर हमें प्रसरण कराना तो अर्धपारगम्य झिल्ली हमें इसमें लगानी पड़ेगी। लेकिन विसरण में क्या है? इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट है कि भैया इसमें विलायक के अणु ही गति करते हैं। हमें पता है कि विसरण हमने करा था, प्रसरण हमने करा, हमने बताई थी कि इसमें से खाली विलेय के कण ही जाएंगे, विलायक के कण नहीं जाते। तो भैया क्या, इसमें से विलायक के अणु ही गति करते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है? इसमें इसमें विलेय विलायक दोनों के कण अणु क्या करते हैं? गति करते हैं। अगला पॉइंट भैया, प्रसरण केवल द्रव में होता है। हमने देखा कि भी जो प्रसरण होता है केवल द्रव में तो हो रहा था, लेकिन विसरण कैसा होगा? विसरण द्रव व गैस दोनों में होता है। ठीक है। अगली हेडिंग भैया, प्रसरण को हम रोक सकते हैं। अगर हम उसमें से अर्धपारगम्य झिल्ली वगैरह हटाए तो प्रसरण क्या रुक जाएगा। लेकिन विसरण क्या, अगर विसरण की प्रक्रिया एक बार होगी तो क्या होगी? रुक नहीं सकती। द्रव ले गो तुम, द्रव में थोड़ा सा लील डाल लो, क्या हो जाएगा? उसमें फैलना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तुम उसे रोक सकते हो कोई? अगर मैं यहाँ गैस ले आऊँ और मैं इसमें नाइट्रोजन गैस छोड़ दो, अगर एक बार छोड़ दी तो क्या हो जाएगा? वो फैलना शुरू हो जाएगी। कोई रुक जाएगी कोई वाली गैस हमारी? तो हमारा यानी अगर हम विसरण कर दें, अगर गैस छोड़ दूं, मैं इस कमरे में नाइट्रोजन गैस लगा छोड़ दूं तो कोई रुक जाएगी? नाइट्रोजन गैस एक बार फैलनी शुरू होगी। लेकिन प्रसरण को क्या कर सके? प्रसरण को हम रोक सके। बताओ प्रसरण विसरण क्लियर है? ठीक है। प्रसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, और खाली प्रसरण के बारे में भी। पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली भी क्लियर है। आज की सेवा समाप्त। अब मिलेंगे हम कल को।